हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सागर हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स का। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स सीरीज का मेरा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं सेकेंड लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी और जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है, जैसे ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, इन सभी पर थोड़ी सी चर्चा कर चुका हूँ। आज का जो दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो और जिसे हम लोग औद्योगिक नीति कहते हैं। दोस्तों किसी भी देश के विकास करने के लिए या विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उसको देश में उद्योगों की स्थापना करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से प्रमुख नेताओं की यही प्राथमिकता थी कि देश को कैसे विकसित किया जाए और इसके लिए कैसे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। तो जिसके लिए हमारे देश में अब तक 3 औद्योगिक नीतियाँ मुख्यतः लगाई गई हैं। जो पहला औद्योगिक नीति है 1948 में लाया गया है, दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में लाया गया है और तीसरा औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया है। जो प्रमुख नीतियां हैं, जो लेकिन ये 1991 का औद्योगिक नीति, ये 5वीं औद्योगिक नीति है। तो बाकी और भी औद्योगिक नीतियां लागू हुई हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं 3 ही औद्योगिक नीतियों के बारे में मुख्य ध्यान देना है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो देश का पहला औद्योगिक नीति है 1948 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1948 में लागू हुआ था। और इसे किसने लागू किया था दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर ये लागू हुई थी। फिर आगे चल के जो दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति आता है 1956 में, जो प्रधानमंत्री जो भारत के थे नेहरू जी, वो क्या ने किया, 1956 के औद्योगिक नीति की घोषणा की है। और उसमें क्या किया गया दोस्तों, जो 1956 का औद्योगिक नीति था, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग क्या होता है दोस्तों? वैसे उद्योग जिन पर सरकार और निजी व्यक्तियों का अस्तित्व दोनों का होता है, इन उद्योगों पर बल दिया गया। जिसमें राउरकेला के तहत जो उड़ीसा में है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये जो 1956 की औद्योगिक नीति थी दोस्तों, इनमें इन सभी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। और ये किसके कहने पर लोग लागू किया गया था दोस्तों? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर लागू किया गया था। और 1991 में की जो औद्योगिक नीति आई थी दोस्तों, वो 5वीं औद्योगिक नीति आई थी। इस तरह कुछ हम अब बात करते हैं दोस्तों, जो 1991 की 5वीं औद्योगिक नीति थी, इसमें क्या हम लोग देखें दोस्तों, तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर बल दिया गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करते हैं। वो 3 जगहों पर था दोस्तों। कौन कौन? राउरकेला जो उड़ीसा में है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें क्या किया गया है दोस्तों? तो इसमें 5 चीज़ों को छोड़कर, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो कि 5 चीज़ों को छोड़कर बाकी जितने भी उद्योग हैं उनके लिए लाइसेंस लगाना खत्म कर दिएगा। क्या है दोस्तों, जो 5 चीज़ें में क्या आते हैं? अल्कोहल, तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस, रसायन उद्योग, औद्योगिक विस्फोट पदार्थ। इन 5 चीज़ों को छोड़कर जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके लिए लाइसेंस प्रणाली क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और 1991 की औद्योगिक नीति को एलपीजी की भी नीति कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो इस तरह 1991 की नीति को कौन सा नीति कहते हैं दोस्तों? एलपीजी की भी नीति कहते हैं। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग की संख्या को इसमें बढ़ावा दिया गया था, जिसमें मुख्यतः 2 तरह के उद्योगों पर बल दिया गया है दोस्तों, परमाणु और रेलवे पर बल दिया गया था। तीसरा बात 1991 की औद्योगिक नीति में क्या आती है दोस्तों? तो इनमें MRTP एक्ट जो चलता था, ये जो क्या होता था दोस्तों, इसको 1969 में ही समाप्त कर दिया गया, और इसके जगह पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 2002 में लागू हुआ, इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी प्रतिस्पर्धा के लिए जो भी नियम चाहे लगा सकती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे जियो कंपनी है दोस्तों, अपने प्रतिस्पर्धा के लिए क्या किया, पहले प्लान फ्री किया था। ये जो एक्ट जिसके जियो ने अपना सारा लागू किया था, ये जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लागू हुआ, इसी के तहत अपना काम किया था। फिर आगे चल के एक इम्पोर्टेंट एक्ट
जो फरा है 1973 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर फेमा को लागू कर दिया गया। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विदेशी पूंजी निवेश को इसमें क्या किया दिया दोस्तों, बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से हमने अब तक 3 औद्योगिक नीतियों को देखा दोस्तों। औद्योगिक नीतियाँ कब से शुरू होती हैं, 1948 शुरू होती है। दूसरी औद्योगिक नीति जो महत्वपूर्ण थी 1956 में, और पांचवी औद्योगिक नीति जो महत्वपूर्ण थी वो 1991 में आई थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो भी उद्योगों थे उन्हें उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न के कैटेगरी में बांटते हैं दोस्तों। मिनी रत्न क्या होती है दोस्तों, तो 1997 तक इन जो उद्योग होते थे उनको मिनी रत्न और नवरत्न की तरफ कैटेगरी में बांटे थे। 1997 तक जो मिनी रत्न कंपनियां थी वो 75 थी और नवरत्न जो कंपनियां थी वो 16 थी। मिनी रत्न कंपनियां क्या होती है दोस्तों, तो मिनी रत्न में भी 2 क्या क्लास की कंपनियां आती थी, पहली क्लास 1 और दूसरी क्लास 2। तो जिन कंपनियों का जो वार्षिक व्यय था दोस्तों 500 करोड़ होता था उनको क्या कहा जाता था, मिनी रत्न के अंतर्गत तो पहली श्रेणी में रखा जाता था। और जिन कंपनियों का जो वार्षिक व्यय होता था 300 करोड़ रुपया होता था उन्हें क्या रखा जाता था, सेकेंड क्लास की श्रेणी में रखा जाता था दोस्तों। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की, तो 1997 ईस्वी में जो क्या हुआ दोस्तों, नवरत्न 16 कंपनियों को नवरत्न कंपनियों की श्रेणी में रखा गया था जिनका वार्षिक व्यय 1000 करोड़ रुपए होता था। उन कंपनियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, नवरत्न कंपनियां कहा जाता था। आगे चल के 2009 में दोस्तों क्या किया गया, 8 कंपनियों को महारत्न की दर्जा में रखा गया जिन कंपनियों का वार्षिक व्यय 5000 करोड़ से ऊपर होता है दोस्तों और वो स्वायत्त रूप से कर सकती हैं। उन कंपनियों को दोस्तों क्या कहा जाता है, महारत्न कंपनियां कहा जाता है। तो कंपनियों को दोस्तों देख सकते हैं मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में क्या डिफरेंस है। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, हर तरह की गतिविधियों के लिए सरकार से क्या करना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है और इसमें नियंत्रण की बहुत ही ज़्यादा अधिकता होती है। जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, पीक्यू और परमिट, कोटा और लाइसेंस, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था जो 1991 में आया था, ओपन इकोनॉमी कब से इसका शुरुआत कब से माना जाता है इंडिया में दोस्तों, 1951 में, क्योंकि इसमें लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया गया और ग्लोबलाइजेशन के तहत बहुत सी कंपनियां जुड़ने लगी। इस तरह से जो 1951 के बाद की जो इकोनॉमिक होती है उसे खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहते हैं और उससे पहले की इकोनॉमी को दोस्तों क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। इस तरह से हमारा दोस्तों इंडस्ट्रियल और कंपनी के अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। जो टैक्स सिस्टम होता है दोस्तों, कर व्यवस्था होता है, इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो टैक्स सिस्टम होता है, जो कर व्यवस्था होता है, यह 2 तरह का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब हम पहले दोस्तों जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या आता है। प्रत्यक्ष कर जिन पर हमें जो टैक्स देते हैं वो हमें मालूम चढ़ता है, सीधे सीधे हमको दिखाई पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन टैक्सेस आते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स, कोऑपरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये जो जितने टैक्सेस है दोस्तों इन्हें हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और जो वैट होता है, ये सब क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसके जगह पर क्या कर दिया गया है, अब जीएसटी को लागू कर दिया है। तो 2 तरह के टैक्सेस होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन दोनों टैक्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो काम होता है उसको कौन संभालता है। तो डायरेक्ट टैक्स का जो होता है इनकम टैक्स ही संभालता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसके लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना कर दी गई है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सीबीआईटी। सीबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनका काम क्या होता है दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष कर होता है उन्हीं को वसूलने का काम होता है। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो पहले 2 तरह में हिस्से में बंटा था, केंद्रीय कर और राज्य कर, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। लेकिन जो 101वां संविधान संशोधन किया गया, इसको में क्या किया गया दोस्तों, जो केंद्रीय कर और राज्य कर दोनों को मिलाकर जीएसटी में ही शामिल कर दिया गया। इस तरह से दोस्तों 101वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, जीएसटी को लागू कर दिया गया। और जीएसटी किस सन में लागू हुआ था दोस्तों, तो 2017 ईस्वी में क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था। अब बात करते हैं जीएसटी की रेट क्या होती है। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स और सर्विस टैक्स।
इसकी जो रेट होती है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें जो जीएसटी का मानक रेट है जो 12% से 18% का रेट होता है, इसे स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। और 28% के जो रेट होता है, जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों 5 लाख की घड़ी खरीद ले, 6 लाख की कार खरीद ले, तो इन पर जो रेट लगता है वो 28% रेट लगता है। बाकी इसका जो स्टैंडर्ड रेट कितना होता है दोस्तों, 12% से 18% होता है। और नॉर्मल लोगों पर क्या लगता है दोस्तों, 5% का रेट लगता है। और 5 लाख से कम पर कोई टैक्स ही नहीं लगता है। इस तरह से जीएसटी की क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएसटीएन क्या है दोस्तों। तो जीएसटीएन एक कंप्यूटर आधारित नेटवर्क है। जीएसटीएन एक क्या है दोस्तों, कंप्यूटर आधारित एक नेटवर्क है, जिसका गठन 2013 में हुआ था। जिसका गठन कब हुआ था दोस्तों, 2013 में हुआ था। इसका मुख्य काम क्या था दोस्तों, जीएसटी को तकनीक आधार देना। जीएसटी को तकनीक आधार देना इसका मुख्य काम था। और इसमें क्या किया गया दोस्तों, सरकारी कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया और जीएसटी 1 जुलाई 2017 में से क्या दोस्तों लागू है। जीएसटी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो वन नेशन वन टैक्स। पहले की दोस्तों होता था क्या कि पहले की जो होता था, राज्य सरकारें अलग टैक्सेस लेती थी और केंद्र सरकारें अलग टैक्सेस लेती थी। लेकिन इनमें क्या किया गया दोस्तों, राज्य सरकारों के करों को और केंद्र सरकार के करों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया, जिसका थीम भी यही है दोस्तों। जीएसटी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जीएसटी का थीम क्या है, तो वन नेशन वन टैक्स दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को, जैसे शराब पर दोस्तों और भी कुछ चीज़ें जिसमें जीएसटी को क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर जैसे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं दोस्तों। तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्रीकल्चर को प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। और बात करते हैं रोजगार की दृष्टि से दोस्तों, तो देश की 49% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में सम्मिलित है। उद्योगों में कितना लिप्त है दोस्तों, तो 28%। और सेवा क्षेत्र में कितना है दोस्तों, तो 30%। इस तरह का हम सीरियल बनाए रोजगार के मामले में, तो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार कृषि से में है, फिर सेवा में है, फिर किस में है, उद्योग में है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति हुई थी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति कहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, आधुनिक साधनों के उपयोग से उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना। ये जो हरित क्रांति है मुख्यतः दोस्तों गेहूं और चावल धान की फसलों में किया गया था। इसमें दोस्तों क्या किया गया था कि उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई जैसे तकनीक को बढ़ावा दिया गया था, जिससे धान और गेहूं की उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अब बात करते हैं जनक की, तो हरित क्रांति के जो जनक थे, अगर बीच स्तर पर देखते हैं दोस्तों, तो ये यूएसए के थे एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग तो थे वो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे। और भारत में बोला जाता है दोस्तों, तो एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और ये किस पर दोस्तों अपनाया गया था, तो गेहूं चावल पर ही अपनाया गया था। और सबसे ज्यादा राज्य कोई प्रभावित हुए थे, तो वो 3 राज्य हैं। कौन थे दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी यूपी है का कुछ इलाका है। ये सब जो क्या है दोस्तों, जो हरित क्रांति चला हुआ था, इससे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए। और भी कुछ अन्य क्रांतियाँ हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो नीली क्रांति, जिसे हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, मछलियों के उत्पादन से के संबंधित को देखा जाता है और मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। येलो रिवोल्यूशन यानी पीली क्रांति में क्या होता है दोस्तों, सरसों के तेल पर बढ़ावा दिया जाता है। पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति क्या होता है दोस्तों, जो मीट होता है जो भैंसे का मीट होता है, उस पर बढ़ावा दिया जाता है। और रेड रेवोल्यूशन यानी जो लाल क्रांति होती है, उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसको जो मीट होता है जैसे चिकन उकन, इसके पर बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के भी हमने देख लिया दोस्तों। बात करते हैं कि रेनबो रेवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों। तो सेकेंड ऑफ हरित क्रांति, जब हरित क्रांति अपने सेकेंड स्टेज में तेजी से फैलने लगी थी, तो इसको क्या कह दिया दोस्तों, जिससे कृषि में तेजी से सतत विकास होने लगा था, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को ही आगे क्या कह दिया गया है, रेनबो रेवोल्यूशन कहा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जब कृषि में क्रांति, अब कृषि का जो मूल्य होता है ये कैसे डिफाइन है। मान लीजिए कोई किसान है, वो एग्रीकल्चर से अपना कुछ प्रोडक्शन कर लेता है, तो उसका मूल्य कैसे डिफाइंड होगा दोस्तों, तो वो जो
उसका प्राइस डिफाइन करने के कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स बनाए गए हैं। जैसे वो क्या होता है दोस्तों, एमएसपी होता है दोस्तों, क्या होता है, मिनिमम सेम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है, न्यूनतम समर्थक मूल्य होता है। इसको जो क्या करती है, हर फसलों का दोस्तों क्या करती है, सरकार एक न्यूनतम समर्थक मूल्य जारी करती है, जिसमें क्या है दोस्तों 23 फसलों को रजिस्टर्ड किया गया है और एक साल में 2 बार लागू की जारी किए जाते हैं, जिसमें एक बार खरीफ फसल के लिए और एक बार रबी फसल के लिए। उसके बाद से ये फसलें जहाँ से जारी होने के बाद जिस मूल्य पर बिकती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, खरीद मूल्य। और उसको मोलने पर जो आर्थिक मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए आलू हम लोग खरीदते हैं 15 रुपया किलो, तो क्विंटल पर क्या होता है दोस्तों, 1500 रुपया क्विंटल पर जो जगह था। आलू का रेट कैसे बोलेंगे दोस्तों, तो 1500 रुपया क्विंटल। तो ये जो आर्थिक मूल्य होता है दोस्तों, एक क्विंटल पर लागत प्रति किया जाता है और फाइनली लास्ट में जो जिस मूल्य से वो बिकने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जारी मूल्य कहते हैं। तो इस तरह से जो कृषि का मूल्य होता है, एग्रीकल्चर प्राइस होता है, इसे हम लोग देख लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों। तो पहले दोस्तों क्या होता था दोस्तों, खाद्य सुरक्षा पर लोग उतना सरकारें ध्यान नहीं देती थी और अकाल आने पर लाखों के लाखों संख्या में लोग मरते जाते थे। इस तरह से लोग क्या हुआ, शरीर के न्यूनतम पोषण के लिए क्या किया गया है दोस्तों, बहुत से ऐसे अधिनियम बनाए गए हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया है। जिसमें एक इम्पोर्टेंट 2013 में एक एक्ट बनाया गया है दोस्तों। वो कौन सा एक्ट है, NFSA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया है दोस्तों, 25 केजी अनाज प्रति 5 सदस्यीय परिवारों को दिया जाता है। जितने भी 5 सदस्य के परिवार होंगे उनको एक महीने में 25 केजी अनाज दिया जाएगा NFSA के तरह। आगे चल के दोस्तों क्या किया गया है, अंत्योदय अन्न योजना लाया गया है, जिसमें क्या किया गया है, पर परिवार को कितना अब 25 केजी की जगह दिया जाने लगा दोस्तों, 35 केजी अनाज अंत्योदय अन्न योजना के तहत देने लगा। और NFSA के दो तर कितना दिया जाता है दोस्तों, तो 5 सदस्यीय परिवारों को 25 केजी के रेट से दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों जो मिड डे मील का है, तो 1995 ईस्वी में नरसिम्हा राव जो देश के हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी तिथि पर मिड डे मील योजना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको सरकारी स्कूल में भोजन की व्यवस्था कराई गई थी, तो इसी को मिड डे मील योजना कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उनके कहने पर हुआ था। बात करते हैं आगे जो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये कब आया था दोस्तों, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन मार्च 2018 में आया था। ये लेटेस्ट एग्जाम की दृष्टि दोस्तों इसे ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वो हमारा टॉपिक है दोस्तों निर्धनता। निर्धनता दोस्तों जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, पॉवर्टी कहते हैं। तो इसके लिए एक रेट डिफाइन किया गया है कि दोस्तों जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों, गरीब, निर्धन या गरीब कहा जाएगा। इसको हटाने के लिए एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों, जिसके जो आवाज़ थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में उठी थी और जो लागू कब से हुई दोस्तों, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों तो गरीबी उन्मूलन पूछ सकता है कि किस योजना से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो मांग थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में उठी और जो कार्यक्रम की शुरुआत होती है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना से होती है। और इसके लिए 2 समितियों का गठन हुआ था, पहला लक्कड़वाला समिति और दूसरा तेंदुलकर समिति। जो बात करते हैं लक्कड़वाला समिति जो हुआ था दोस्तों वो 1989 में आया था, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी 1993 में जो लक्कड़वाला ने दिया था, लेकिन ये अच्छा नहीं था, जिसको कारण दोस्तों क्या किया गया, 1993 में इसे खारिज कर दिया गया और इसके जगह पर क्या किया गया दोस्तों, तेंदुलकर समिति को बनाया गया। जो तेंदुलकर समिति थी दोस्तों वो किसके बेसिस पर बनाया गया था, तो MPCE जो मंथली पर कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, इसके आधार पर तेंदुलकर समिति को बनाया गया था। तेंदुलकर समिति ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया दोस्तों वो कब प्रस्तुत किया है, तो 2008-9 में दोस्तों क्या किया गया है, तेंदुलकर समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसमें ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए एक रेट डिफाइन किया कि जो ग्रामीण लोग होंगे यदि उनकी पर व्यक्ति 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में पर व्यक्ति 1000 से कम कमाई होती है तो उन लोग क्या कहा जाएगा दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो गरीबी जो होता है दोस्तों, तो गरीबी को 2 तरह से देखते हैं, जो एक होता है सापेक्ष गरीबी और एक होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होता है दोस्तों, ये कैसे निकाला है, तो जीनी कोफिशिएंट द्वारा जो निर्धारित होती है, इसके अंदर जिनको गरीब, अब इसको दोस्तों ये कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो ये जो होता है कि गरीब, अब मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास संपत्ति कितना है दोस्तों, 5 करोड़ की है, किसकी ना है, उसके पास 5 करोड़ की है और बी के पास
5 लाख रुपए है। तो ये तो ए से दोस्तों गरीब है ही, लेकिन ये क्या है, कोफिशिएंट पर है कि इस तरह से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इस तरह से हम भी लोग गरीब है, लेकिन तो हम लोग किस गरीब की श्रेणी में आएंगे, तो हम लोग जीनी कोफिशिएंट की श्रेणी में आएंगे गरीबी में। लेकिन जो निरपेक्षता गरीबी होती है दोस्तों, जो लोग गरीबी रेखा के आधार पर, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो लोग निरपेक्ष गरीबी में बसर करते हैं। और जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर है और बड़े बड़े उद्योगपति या धनी लोगों से गरीब हैं, उन लोग किस गरीब की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, तो वो लोग जीनी कोफिशिएंट गरीब की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों, जो गरीबी रेखा होती है, तो गरीबी रेखा जो क्या होता है, वो प्रति माह उपभोग व्यय के आधार पर जारी किया जाता है। जो गरीबी रेखा कैसे डिफाइंड होता है दोस्तों, तो प्रति माह उपभोग व्यय पर आधार। इसके लिए जो समितियां बनाई गई थी दोस्तों, तो पहले लक्कड़ वाला समिति बनाई गई थी जो फेल हो गई। आगे चल के सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी जो 2009-8 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसमें दोस्तों क्या था, 2008-9 के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बात होता था पर व्यक्ति आय कितना उन्होंने बताया था दोस्तों, 816 रुपये, और शहरी क्षेत्रों में कितना बताया था दोस्तों, 1000 रुपये। और तेंदुलकर समिति में जो टोटल गरीबी बताई थी वो कितना बताई थी दोस्तों, 21.9% की बताई थी। आगे चल के जो सी रंगराजन समिति बनाई गई दोस्तों, ये 2011-12 में बनाई गई है। इसमें जो सी रंगराजन समिति में क्या किया गया है दोस्तों, ग्रामीण एरिया में पर व्यक्ति आय कितना बताया गया है गरीबों के लिए, 972 रुपये, और शहरी क्षेत्र में बताया गया है कितना दोस्तों, 1407 रुपये। और इसमें कुल गरीबी कितना बताया गया है दोस्तों, 19.5% गरीबी बताया गया है। तो इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों, तेंदुलकर समिति में गरीबी रेट कितना बताया गया है, 21.9%, और सी रंगराजन समिति में कितना गरीबी बताया गया है दोस्तों, तो 19.5%। इस तरह से अब दोस्तों ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं दोस्तों। अगला लेक्चर कल से मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। ऊपर क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई, आधा घंटा बड़ी बताइए फिर। हाँ बोलिए। अरे जी पढ़ा लेना।